आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की वीडियो होने वाली है एक डिटेल्ड वीडियो मस्तिष्क रेखा के ऊपर। यहाँ आपके सामने मस्तिष्क रेखा के बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, रफली ये 90 पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से। और अलग अलग राइटर्स जो बहुत फेमस राइटर्स हैं केमिस्ट्री के, उनके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डाले हैं। मैं यहाँ पर आपको पिक्चर्स की मदद से इन पॉइंट्स को क्लियर करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। और दूसरी चीज, आपका अनुभव जो है ना, वही आपका सबसे बड़ा टीचर होगा। यानी कि आप यहाँ से पढ़िए, लेकिन फिर उनको लगा लगा कर देखिए, और जो आपका अनुभव कहे ना उसको मानिए। मतलब फाइनल आपको अपना अनुभव मानना है, क्योंकि देखो अलग अलग राइटर्स के अपने अपने अनुभव है। केमिस्ट्री हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, यहाँ पे अनुभव ज्यादा काम आता है। चलो प्रारंभ करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपनी क्लास को। सबसे पहले देखो मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है। हम हाथ में देखें तो आपको ये देखिए, ये जो रेखा दिखाई दे रही है ना बीच में, ये देखिए, ये होती है हमारी माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा। ठीक है, अब पहली चीज जो इंट्रोडक्शन में आ रही है वो ये कह रहे हैं कि, चलो यहां से पेन ले लेते हैं, कि मस्तिष्क रेखा हथेली को दो भागों में बांटती है। इसमें ऊपरी भाग को ऊर्ध्व भाग, आध्यात्मिक प्रभाव या गुणों का, और निचला भाग जो है, अधोभाग जो होता है, वो भौतिक प्रभाव या गुणों को दर्शाता है। यानी कि जो मेरी मस्तिष्क रेखा है उसका ये जो ऊपरी पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो है ये दिखाता है कि मैं कितनी आध्यात्मिक हूँ। ठीक है, और मेरा ये जो निचला पार्ट है, ये जितना बड़ा होगा दिखाएगा मैं कितनी प्रैक्टिकल हूँ, मैं कितनी व्यवहारिक हूँ। मतलब मेरे इन चीजों को दिखाएगा, भौतिक प्रभाव, भौतिक चीजों का मुझ पर कितना प्रभाव पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, ऊर्ध्व भाग का सामान्य से अधिक बड़ा होना व्यक्ति में आध्यात्मिकता बढ़ा देता है। पिक्चर में देखिए, ये मस्तिष्क रेखा है, ये ऊर्ध्व भाग है, यानी कि जो ऊपर का पोर्शन है इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्व भाग, और जो नीचे का पोर्शन है इसको बोलेंगे निचला भाग, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखो एक अधोभाग। ठीक है, अब ऊपर वाला पोर्शन अगर आपका ज्यादा बड़ा है तो ये आप में आध्यात्मिकता को बढ़ाएगा, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देगा। और अब आप देखो, इसको आप ट्राई किस पे कर सकते हो, जो बड़े बड़े संत हैं, गुरु हैं, उनके हाथ देखो और आप चेक करो कि क्या उनका मस्तिष्क रेखा के ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ये बड़ा है या नहीं बड़ा है। आपको वहीं से आइडिया लगेगा। मैं ये बोलती हूँ, ब्लाइंड फेथ कहीं नहीं करना है। आपने जो पॉइंट पढ़ा उसको लगा लगा कर देखिए, तभी आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति में आध्यात्मिकता बढ़ा देता है और अत्यंत संकुचित होना। मान लो नीचे का पोर्शन ना बहुत ही कम है, मस्तिष्क रेखा काफी नीचे की तरफ है, ऊपर का पोर्शन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। सॉरी, नीचे मतलब मस्तिष्क रेखा ऊपर की तरफ चली गई, अब नीचे का पोर्शन ज्यादा बड़ा हो गया, ऊपर का बहुत संकुचित है। तो ऐसा आदमी आध्यात्मिक नहीं होगा बहुत ज्यादा, फिर है ना, उसके ऊपर अध्यात्म का बहुत ज्यादा प्रभाव ही नहीं देखने के लिए मिलेगा। सो आई होप हमारा पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि मस्तिष्क रेखा ऊपर का पार्ट ज्यादा बड़ा तो आध्यात्मिकता ज्यादा, नीचे का पार्ट ज्यादा बड़ा तो बंदा प्रैक्टिकल ज्यादा, भौतिक जगत से ज्यादा संबंध रखेगा। अगर ऊपर का भाग बहुत ज्यादा संकुचित दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, तो मान के चलते बंदा बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। यहां से वो इंट्रोडक्शन था। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के उद्गम स्थल से नीचे से निकले और जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़े। यहाँ पर कहानी क्या है, देखो कहानी ये है कि ये देखिए, ये जीवन रेखा चल रही है और ये नीचे का पोर्शन क्या है, ये मैं आपको ऊपर की पिक्चर में समझाती हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये जो पोर्शन है ना, मान लीजिए आपकी जीवन रेखा ऐसे चल रही है और मस्तिष्क रेखा ऐसे चल रही है, तो ये अंगूठे के पास वाला ये जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन होता है ये वाला, ये होता है मंगल का पर्वत। ठीक है, अब मंगल के पर्वत से बात चल रही है यहाँ पर लगभग। अब वो कह रहे काट कर निकले, तो काट के निकलना, देखो कोई भी रेखा ना काट के निकलेगी तो वो शुभ नहीं हो सकती, वो अशुभ ही मानी जाती है। कोई भी रेखा अगर रेखा को काट रही है, स्पेशली जीवन रेखा को वो काट के निकल रही है, तो वो अशुभ मानी जाएगी। वो यही कह रहे हैं कि अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के उद्गम स्थल से, जीवन रेखा जहां से स्टार्ट हो रही है ना, उद्गम स्थल से नीचे से निकले, उद्गम स्थल यानी ये इसके नीचे से निकले, यानी कि यहाँ से अंगूठे के पास की तरफ से, यानी कि ये जीवन रेखा का उद्गम, और वो यहाँ से निकले नीचे की तरफ, मतलब इस उद्गम स्थल से यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ से कहीं से निकले, तो ये मस्तिष्क रेखा भले मस्तिष्क रेखा काट कर आगे बढ़े, भले ही बड़ी मस्तिष्क रेखा हो, लेकिन वो कैसी है, अशुभ ही मानी जाएगी, क्योंकि वो काट कर निकल रही है हमारी जीवन रेखा को। चलिए यहाँ देखते हैं, ऐसा व्यक्ति दुर्बल मानसिक शक्ति वाला होगा, क्रोधी होगा, झगड़ालू होगा, ईर्ष्यालु होगा। ठीक है, अब क्रोधी, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, पहले तो हम यहाँ से ये 3 पॉइंट पकड़ लेते हैं कि राइटर ऐसा क्यों कह रहे हैं, कीरो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये बंदा क्रोधी होगा, ये झगड़ालू होगा, ये ईर्ष्यालु होगा। देखो बात समझो, ये जो पोर्शन होता है ना, ये होता है हमारा मंगल का क्षेत्र। ठीक है, ये होता है मंगल का क्षेत्र। अब मंगल क्या है, मंगल जो है ना बहुत क्रोध दिला सकता है। अब किसी के मस्तिष्क रेखा पर बहुत ज्यादा प्रभाव मंगल का आ गया, अब मंगल जहां से निकलेगी वहीं का प्रभाव आएगा। क्लियर है ना,
मस्तिष्क रेखा जहां से निकलेगी वहां का प्रभाव आएगा, जहां पहुंचेगी वहां का प्रभाव आएगा। अब निकल रही है मंगल के क्षेत्र से, तो व्यक्ति को कैसा बना देगी? ऐसा व्यक्ति जो होगा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा। थोड़ा मंगल ना ऐसा ही उग्र है, सेनापति है ना हमारा। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात भी करें तो मंगल जो है वो सेनापति है। सेनापति बस शांत स्वभाव का नहीं होता, झगड़ा करना तो उसका मतलब बेसिकली उसका काम ही यही है कि सेना में जाओ और लड़ो। तो ऐसा व्यक्ति झगड़ालू हो सकता है, मानसिक शक्ति वाला, दुर्बल मानसिक शक्ति वाला होता है, कि जो कहते हैं क्रोधी होता है, ठीक है। क्रोधी होगा तो झगड़ा करेगा, ईर्ष्यालु होगा और अदूरदर्शी होता है। अदूरदर्शी का मतलब होता है ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा दूर की नहीं सोच पाते। ऐसे लोग ना जो प्रेजेंट है बस उसमें जी रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा आगे का समझ ही नहीं आ रहा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट में ज्यादा है, फ्यूचर नहीं ज्यादा समझ पाते, तो अदूरदर्शी हो गए। और उनमें ईगो अधिक होगी और बर्दाश्त कम होगी। अब गुस्से वाला हो गया, पॉइंट हमारे साथ साथ याद करें। गुस्से वाला हो गया, ईर्ष्यालु भी हो गया, झगड़ालू भी हो गया, अदूरदर्शी हो गया। उसमें बर्दाश्त की क्षमता कम है, तभी तो उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। जिन लोगों की बर्दाश्त की क्षमता ज्यादा होती है उन्हें गुस्सा कम आएगा, ठीक है। अतः हंसी मजाक या खेल में भी वह अपना मान भंग होता देखकर झगड़ पड़ता है। अब ऐसे में कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि गेम चल रहा है, अब दूसरे बच्चे उन पे हंस पड़े तो गेम बिगाड़ देते हैं कि भाई मुझे नहीं खेलना, मैं नहीं खेलूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसे बड़े लोग भी हो जाते हैं कई बार कि किसी ने मजाक मजाक में कुछ कह दिया, आपने दिल पर ले लिया, तो ऐसे में वह व्यक्ति झगड़ पड़ता है, प्रतिशोध भावना में सुलगता रहता है। प्रतिशोध का मतलब होता है गुस्से की भावना, तो ऐसा व्यक्ति गुस्से की भावना में सुलगता रहता है। उग्र और क्रोधी होगा, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? उग्र होगा और क्रोधी होगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है कि मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़े, उसी से मिलता जुलता है, तो व्यक्ति के मित्र कम और शत्रु अधिक होंगे। देखो एक व्यक्ति जो झगड़ालू है, एक व्यक्ति, हम ना कहानी तो वही है ना कि मस्तिष्क रेखा कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ इनमें से, यहाँ से कहीं से शुरू हो रही है, यानी कि मंगल के माउंट से शुरू हो रही है। तो अगर एक व्यक्ति झगड़ालू है, एक व्यक्ति ईर्ष्यालु है, एक व्यक्ति जो है उसकी मानसिक शक्ति भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं अदूरदर्शी है, उसके अंदर ईगो ज्यादा है, तो भाई उसके मित्र कहाँ होंगे? है ना, उसके तो शत्रु ही ज्यादा होंगे। तो वो यही बात कह रहे हैं कि भाई इन लोगों के मित्र कम होते हैं और शत्रु ज्यादा होते हैं। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? आयु के जिस भाग में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को काटेगी, उस भाग में कोई दुर्घटना या दुर्भाग्य घटना भी प्रबल संभावित है। बिल्कुल संभावित है कि भाई देखो, जिस मान लो यहाँ से जीवन रेखा चल रही है, ये जीवन रेखा चल रही है, अगर मस्तिष्क रेखा इसे काटेगी तो जिस पोर्शन पे, जिस पॉइंट पर काटेगी, उस पोर्शन में, उस पॉइंट पर कोई ना कोई दुर्घटना होगी। जीवन रेखा को कोई भी रेखा काटती है, जीवन रेखा को कोई भी रेखा काटती है, और जहां वो काटेगी उस पर प्रभाव आएगा, वहां पर नेगेटिव प्रभाव आएगा ही आएगा। कोई दुर्घटना हो सकती है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना उन्होंने बोल दी, तो उस तरह की प्रबल संभावना रहती है। बहुत ही सही पॉइंट है, कीरो ये पॉइंट हमें देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कीरो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर जीवन रेखा गुरु पर्वत की तरफ सरकी हो, पहले पॉइंट पढ़ते हैं फिर पिक्चर में देखेंगे। अगर जीवन रेखा गुरु पर्वत की तरफ सरकी हो और मस्तिष्क रेखा को काटे, तो बेशक व्यक्ति में आध्यात्मिकता बढ़ जाती है, परंतु सनक और अहम भी बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति सोचेगा ज्यादा, करेगा कम, व्याख्यान और वार्ता में ही सारा समय निकाल देगा, उसकी क्रियाशीलता में कमी आएगी। देखिए वो ये कह रहे हैं इस तरीके की मस्तिष्क रेखा, ये होता है हमारा गुरु का माउंट, ठीक है, क्लियर है, ये होता है हमारा गुरु का माउंट। अब गुरु की माउंट से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा, यानी कि मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा चल रही है क्या हमारी? अगर जीवन रेखा, सॉरी मस्तिष्क रेखा में पहुंच गई, अगर जीवन रेखा गुरु के पर्वत की तरफ सिरकी हुई हो और मस्तिष्क रेखा को काटे, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गई हमारी जीवन रेखा। अब जीवन रेखा जो तो यहाँ से निकलती है, यहाँ से कहीं से निकलती है, इधर हमने दिखा दी सर की, थोड़ी ड्राइंग में गड़बड़ हो गई मुझसे, मैं ऐसे अपनी ड्राइंग को कोशिश करती हूँ अच्छे से। हाँ यूजुअली ऐसे होती है ना। अब इन्होंने दिखा दिया यहाँ से कि कीरो कहते हैं अगर ये यहाँ से, ये जो गुरु का माउंट है ना, ये जो मेरी फिंगर है ना, इसके यहाँ से कहीं जीवन रेखा ऐसे करके आने लग जाए। अब ऐसे आ जाएगी तो क्या होगा? जितना गुरु की तरफ सरक जाएगी रेखा, हाँ ये बात सही है कि व्यक्ति में आध्यात्मिकता बढ़ जाती है, बिकॉज ये हमारे अध्यात्म का क्षेत्र है, क्लियर है ना। गुरु जो होते हैं वो हमारे अध्यात्म का क्षेत्र है हाथ के अंदर। लेकिन क्या हो जाएगा? सनक बढ़ जाएगी, अहम बढ़ जाएगा। देखो गुरु माउंट की तरफ से, पहली बात तो एक नेचुरल स्थिति नहीं है, जीवन रेखा की है, ठीक है। दूसरी बात वो कहाँ से निकल रही है? गुरु के माउंट से निकल रही है। गुरु के माउंट से निकलने पर ये हमें अहम देती है, हमें सनक दे सकती है। ऐसा व्यक्ति सोचेगा ज्यादा और करेगा कम, व्याख्यान और वार्ता में ही समय निकाल देगा। मतलब इन लोगों की ना प्लानिंग बहुत ज्यादा होगी, सोचेंगे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, अब प्लानिंग में ही बहुत सारा टाइम निकाल देंगे। और हम कह सकते हैं कि क्रियाशीलता
इस तरीके से बहुत कम हो जाएगी, मतलब प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा, प्लानिंग करता रहेगा और बोलता रहेगा कि हम ना फैक्ट्री खोलेंगे, हम बड़े आदमी बन जाएंगे, फिर हम ये वाले, मैं सोच रहा हूँ ये बिजनेस कर लूँ, उस तरह की प्लानिंग बहुत करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है, हमें याद रखना है, देखो 2-3 पॉइंट मेन याद कर लो कि अगर गुरु की तरफ से मस्तिष्क रेखा निकल रही है तो पहला क्या देगी, आध्यात्मिकता बढ़ा देगी, क्योंकि गुरु अध्यात्म का क्षेत्र है हमारा। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि व्यक्ति ना थोड़ा सनकी हो सकता है, महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा भी हो सकता है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जो सोचेगा ना वो प्लानिंग ज्यादा करेगा, करेगा कम, एग्जीक्यूशन बहुत कम होगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के ही उद्गम स्थान से या उसको छूती हुई निकले तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, अवसर पहचानने वाला, समय का सदुपयोग करने वाला, सब पॉजिटिव पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे होती है ये। शीघ्र समझने में समर्थ, कुशाग्र बुद्धि, तर्क वितर्क या लॉजिक को परख कर बात को मानने वाला, सतर्क रहकर काम करने वाला होता है, बात की तह तक पहुंचने वाला होता है और सरलता से ठगा नहीं जा सकता। मतलब देखो कैसे है, मैं कोई पिक्चर ले लेती हूँ यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए मेरी जीवन रेखा ऐसे चल रही है और मस्तिष्क रेखा यहाँ से ऐसे टच करके निकल रही है, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, कि वो टच कर रही है उससे ऊपर से। ठीक है, इस तरीके से है तो क्या क्या चीजें मिलेंगी, चलिए वापस आते हैं कि अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा उद्गम स्थानों पर अधिक दूरी, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं था, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के उद्गम स्थान से, यानी कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। यदि मस्तिष्क रेखा यानी कि जो मेरी माइंड लाइन है, ये जो मेरी माइंड लाइन है और मेरी जो लाइफ लाइन है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट से दोनों ही निकल रही है, ये जीवन रेखा निकल रही हो और ये मस्तिष्क रेखा निकल रही हो। तो यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के उद्गम स्थान से ही हो या उसको छूती हुई निकले, उसको टच करती हुई निकले, तो फिर आपको सारे पॉजिटिव पॉइंट डाल देने हैं। यहाँ पर आप डालो क्या होगा, देखो मस्तिष्क का सवाल है ना, यहाँ पर तो पॉइंट क्या, मस्तिष्क से हम क्या देखते हैं, इंटेलिजेंस, तो बंदा कैसा होगा, बुद्धिमान होगा तो उसको अपॉर्चुनिटी भी समझ में आएगी कि भाई कब ग्रैब करनी है, तो हम उसी से कनेक्ट कर सकते हैं कि अवसर को पहचानने वाला होगा। बुद्धिमान आदमी है तो समय का सदुपयोग भी करेगा। हम बस कनेक्ट करते जा रहे हैं कि वो समय को सदुपयोग भी करने वाला है। शीघ्र समझने में समर्थ, अब जो आदमी इंटेलिजेंट है, जिस आदमी को पता है अवसर कैसे पहचानना है, तो वो व्यक्ति चीजों को बहुत जल्दी समझ भी लेगा। ठीक है, तो कुशाग्र बुद्धि भी होगी। अब जिसकी बुद्धि अच्छी है वो लॉजिक पे बात करेगा, तर्क वितर्क करेगा, लॉजिक पे बात रखेगा। आप उसको कुछ भी ऐसे बोलेंगे तो वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा लॉजिक तो मुझे, या ये बात वो लॉजिक पे समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, परख कर बात मानने वाला होगा, सतर्क रहकर काम करने वाला होगा। जो आदमी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, तो वैसी बात है कि वो हर बात को परख कर उसको काम करेगा, सतर्क रहकर काम करेगा, बात की तह तक पहुंचने वाला होगा और सरलता से ठगा नहीं जा सकता। अक्लमंद आदमी को ठगना डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है, तो आप इस आदमी को आसानी से ठग नहीं सकते। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा 6 पॉइंट क्या कहता है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम स्थान एक ही हो। वापस वहीं कनेक्ट करेंगे कि दोनों ही सेम पॉइंट, सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हो, तो व्यक्ति के जीवन के अधिकांश कार्यों में सफल होता है। देखो एक आदमी, जिसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि वो इंटेलिजेंट है, हमने पढ़ा वो अपॉर्चुनिस्ट भी है, यानी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है, तर्क वितर्क भी करता है, तो सफल तो होना निश्चित है। तो आप इसी को डायरेक्टली कनेक्ट करो कि ऐसा व्यक्ति जीवन के अधिकांश कार्यों में सफल होता है और दूसरों से अपनी बुद्धि का लोहा मनवाता है। अब इसमें यहाँ पर आप एक चीज और प्लस कर लेना, पॉइंट भले ही सेम हो, मस्तिष्क रेखा कितनी स्ट्रांग है ये आपको चेक करना है। यहाँ हमें हमारा मस्तिष्क लगाना है कि हमें इस पॉइंट को कैसे लेना है, हम अपनी प्रिडिक्शन में से कैसे यूज करेंगे। हम ये भी तो चेक करेंगे कि इस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा है कैसी, कहीं मस्तिष्क रेखा बहुत छोटी तो नहीं है, कहीं बहुत टूटी हुई तो नहीं है, कहीं इस पर तिल तो नहीं है, द्वीप तो नहीं है, जाल तो नहीं है, यानी कि कोई निगेटिव साइन तो नहीं है। अगर सारी चीजें ठीक है और वो सेम जगह से स्टार्ट हो रहे, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया, यानी कि कुल मिलाकर इंटेलिजेंट हो गया, बशर्त मस्तिष्क रेखा निर्दोष हो, है ना, आ गया ना ये पॉइंट कि बशर्त मस्तिष्क रेखा निर्दोष हो। अगर निर्दोष है तो ऐसा व्यक्ति लोहा मनवा देगा अपनी बुद्धि का। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में किरो क्या कहते हैं, यदि मस्तिष्क रेखा प्रारंभ से अंत तक जीवन रेखा से पृथक होकर चलती है, पृथक का मतलब होता है अलग होकर चलती है, यानी कि अलग अलग जगह से वो स्टार्ट हो रही है। अगर हम यहाँ देखें तो मैंने हल्का सा गैप बना दिया, जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, इन दोनों के बीच में एक गैप है, ये जीवन रेखा घुमा दो और ये मस्तिष्क रेखा घुमा दो, ऐसे आप हल्का सा अपने घुमा लेना और इनके बीच में गैप दिखा देना। हल्का सा अगर गैप है तो बेसिकली क्या होगा, ये व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा, मतलब इसे खुद पर कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंट बंदा है, लेकिन बुद्धि की सक्षमता और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास उसे श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त भी करा सकता है।
होता क्या है ना, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये देखो यहाँ पर समझो, ये है हमारी जीवन रेखा और ये है हमारी मस्तिष्क रेखा, जैसे मेरी तो टच करके चल रही है, जिनकी हल्का हल्का गैप होगा, उस व्यक्ति को क्या लगता है, आई एम द बेस्ट, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो गड़बड़। तो यहाँ पर वही चीज है कि वो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात सही है, मैंने जो सोच लिया वो बात सही है, तो उसको ना अपने आप को ही सही मानना, और ये तो एक निगेटिव पॉइंट है ना। आप सही है लेकिन केवल आप सही हैं, श्रेष्ठता बोध तो वही हो गया कि आई एम द बेस्ट, तो वो चीज गलत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कीरो क्या कहते हैं। शुरू में सारे कीरो के पॉइंट्स है, फिर बाद में अलग अलग राइटर्स के भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किंतु जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के उद्गम स्थानों पर अधिक दूरी भी अति विश्वासी बनाकर नकारात्मक फल देती है। हो गया ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर मेरी जीवन रेखा मैं पेन से बना के दिखाती हूँ आपको, अगर देखो इस तरीके से गैप आ जाए बहुत ज्यादा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में आपको दिख रहा है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में स्टार्टिंग की जगह पर गैप जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये तो फिर बहुत ही ज्यादा, जितना ज्यादा गैप उतना नेगेटिव, आप इसको याद कर लो, जितना ज्यादा गैप उतना ज्यादा नेगेटिव। और क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पर बंदा बहुत ज्यादा अति विश्वासी बन जाएगा और फिर नकारात्मक फल देने वाला है। ऐसे लोगों का जीवन इनके मस्तिष्क या विचारों से सामंजस्य नहीं रखता, मतलब आपके विचार अलग चल रहे हैं, लाइफ अलग ही इधर उधर कूद रही है, अधिकांश घटनाएं प्राय इनके विचारों के प्रतिकूल ही घटती हैं, परिणामतः ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, शिकायती हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, मेरे एक नोन है, वो बच्चा जीवन भर टॉप कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, मस्तिष्क रेखा स्ट्रांग चल रही है, लेकिन चल रही है कहाँ, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से काफी दूर चल रही है। जीवन चलता रहा, टॉप कर रहा, टॉप कर रहा, टॉप कर रहा, अब बच्चा बड़ा हो गया है वो, अब बड़ा होने के बाद क्या हुआ, लाइफ में वो सक्सेस ही नहीं है, मैरिज चल नहीं रही है, नौकरी चल नहीं रही है, क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है मैं ही ठीक हूँ, हर जगह मैं ही ठीक हूँ, तो ये चीज तो हो गई ना गड़बड़। अब ऐसे में क्या होगा, उसका स्वभाव कैसा हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, शिकायती हो गया। अब ऐसा आदमी यही तो करता है, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, उसकी लाइफ में सब गलत है, लाइफ भी उनके हिसाब से नहीं चल रही है, तो चिड़चिड़ा हो गया, शिकायती हो गया, असंतुष्ट हो गया, हम वहीं कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब एक आदमी चिड़चिड़ा भी है, एक आदमी शिकायती भी है, तो वो आदमी झगड़ालू हो जाएगा और बहस करने वाला हो जाएगा, तो कीरो बिल्कुल उसी चीज को कनेक्ट करते चल रहे हैं। यानी कि मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन, आप इंटेलिजेंट हो, आप चीजों को ग्रैब कर लेते हो, अपॉर्चुनिटी को आसानी से आप जल्दी समझ लेते हो, वहां पर हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन जहां जैसे ये गैप आया, आप में विश्वास ज्यादा हो गया, आप श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त हो गए, मतलब आप अपने आप को बेस्ट समझने लगे, और जैसे ये गैप और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो फिर ये बंदा फिर झगड़ालू हो जाएगा। मोस्टली जो मैंने देखा, जो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया, बहुत सारे लोगों की शादी नहीं चल पाती इस समय, ठीक है। तो ये तो कीरो ने वैसे अपनी बुक में भी लिखा, आगे कहीं ना कहीं पॉइंट जरूर आएगा कि शादी में बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज शादी ऐसे चलती ही नहीं है, तो जब आप केवल खुद ही को सही समझोगे तो कैसे चलेगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। तो चिड़चिड़ा हो गया, शिकायती हो गया, असंतुष्ट हो गया, झगड़ालू हो गया, या बहस करने वाला हो जाता है, अपने परिवार तथा संबंधियों से भी इनकी नहीं बनती। अगर आप खुद को ही सही समझेंगे तो ना माता से बनेगी, ना बहन से बनेगी, ना भाई से बनेगी। यदि कहीं भाग्य रेखा भी पृथक हो जाए, यानी कि मान लो कि ऐसे में भाग्य रेखा भी ऐसे चले कि तीनों में से किसी को टच ही नहीं, मतलब जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से बिल्कुल ही अलग ही चल रही है, कहीं जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा को नहीं टच करके पृथक चल रही हो, तो क्या होगा फिर, ऐसे में तो बिल्कुल, मतलब कहते हैं अपने आप से भी नहीं बनती। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया कि ये खुद से भी संतुष्ट नहीं है, मतलब असंतुष्टि में ही जीवन कट जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर जीवन रेखा ऐसे बना के छोटा सामने जीवन रेखा बनाया और मस्तिष्क रेखा यहाँ बनाया, और अच्छा खासा इसमें गैप दिखा दिया है ना, पिक्चर में आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कीरो क्या कहते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत की ओर से निकले और नीचे को गोता सा मारते हुए जीवन रेखा को छूती हुई हल्के से घुमाव के साथ उससे दूर होती हुई आगे चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं। अभी देखते हैं फोटो में, ठीक है, फिर समझाते हैं। ऐसे में मस्तिष्क रेखा लंबी, निर्दोष, गहरी, साफ, पतली और सुंदर हो तो व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का, शीघ्रग्राही यानी चीजों को जल्दी समझने वाला, बात का मर्म समझने वाला, मीन्स ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ये बात का समरी क्या है, सार क्या है जिसे हम कहते हैं, वो समझने वाला होगा, चतुर होगा, तर्क कुशल होगा, और ऐसा व्यक्ति अक्सर कानून या न्याय से संबद्ध होता है और अच्छे पद पर होता है, अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने में सुविधा व सहायता मिलती है। देखिए इस तरीके से, यहाँ देखिए ये हमारी जीवन रेखा चल रही है, और मस्तिष्क रेखा का उद्गम कहाँ से दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया, ये गुरु के माउंट से। पिक्चर बनाने की जरूरत है, यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो गुरु का माउंट है ना, पहले हमने क्या रहा था, जीवन रेखा वहां से प्रारंभ हो रही है, अब हम कह रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा वहां से प्रारंभ हो रही है, राइट।
अब ये काट तो नहीं रही किसी को, पक्का काट तो नहीं रही, हमने देख लिया यहाँ पर। अब वापस से पॉइंट पे आ जाओ, आपने देख लिया ना यहाँ पर, अब आ जाओ पॉइंट पे वापस से। मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत की ओर से निकल रही है गुरु पर्वत की ओर से, यानी कि कुछ यहाँ से निकल रही है, ऐसे बहुत कम मिलती है बट मिल जाती है, यहाँ से निकले और गोता खाती हुई, मतलब ऐसे नीचे की तरफ आ जाती है, गोता खाती हुई नीचे की तरफ आए घुमाव के साथ और उससे दूर होके चले, जीवन रेखा को छूती हुई। यहाँ पर बस पिक्चर में हल्का सा टच देना है, टच नहीं दिया मैंने, वहां पर टच करा देना, हल्का सा छूते हुए हल्के से घुमाव के साथ उससे दूर होती हुई आगे चले। तो ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं बहुत अधिक प्रबल होती है। इच्छाएं क्यों? आप देखो, ये जो हमारा पर्वत होता है ना, ये हमारी इच्छाओं के लिए भी है। यहाँ पर कोई रेखा जा रही हो, यहाँ पर जैसे मस्तिष्क रेखा जा रही हो तो भी इच्छाएं दिखाएगी, व्यक्ति की इच्छाएं बहुत है। जीवन रेखा से कोई रेखा यहाँ पर चली जाए तो ये भी यही दिखाती है कि ऐसे लोगों की इच्छाएं बहुत होती हैं, पर जीवन रेखा से जाती है तो इच्छाएं पूरी भी बहुत होती हैं ऐसे लोगों की। अब मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलेगी तो क्या होगा, इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। ऐसे में मस्तिष्क रेखा अगर लंबी है, हमें यहाँ पर बहुत ध्यान ये रखना होता है कि मस्तिष्क रेखा है कैसी, निकल रही है तो उसका प्रभाव हो गया इच्छाएं बहुत अधिक है। अब वो है कैसी, अगर वो अधिक उन्होंने कहा कि लंबी है, निर्दोष है, गहरी है, साफ है, पतली है, सुंदर है, तो व्यक्ति कुशाग्र हो, है ना, दिमाग अच्छा होगा फिर उसका। पतली और सुंदर हो तो व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होगा। देखो, पतली और चौड़ी रेखा में फर्क होता है कि जो चौड़ी चौड़ी रेखाएं होती है उनका प्रभाव इतना अच्छा नहीं होता। पतली रेखा का मतलब ये रेखा नहीं होती क्योंकि मरियल सी रेखा हो, उसमें जान ही ना दिख रही हो आपको, नहीं। पतली का मतलब होता है कि रेखा ऐसी हो जैसे अच्छे से पेंसिल आपने शार्प की और बढ़िया से सुंदर सी वो ड्रॉ कर दिया आपने। तो पतली रेखा होगी, साफ होगी, सुंदर होगी, तो व्यक्ति जो है बातों को जल्दी समझेगा, इंटेलिजेंट आदमी है तो चीजों को जल्दी समझ लेगा, ठीक है, और अच्छा निर्णय भी ले लेगा। दूरदृष्टि, दूरदृष्टि क्या होता है, मतलब जैसे आपने प्रेजेंट में अपना फ्यूचर भी देख लिया कि भाई मैं अगर ये करूंगा तो फ्यूचर में मुझे इससे ये लाभ होंगे, मैं आज यहाँ पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो फ्यूचर में मुझे ये चीजें का फायदा मिलेगा। अच्छी निरीक्षण क्षमता वाला होता है कि चीजों को अच्छे से देख सकता है कि भाई ये ठीक है, ये गलत है, इस तरीके से निरीक्षण क्षमता अच्छी हो जाती है व्यक्ति की। चतुर होगा, यानी कि यहाँ पर आप दिमाग से रिलेटेड जो जो प्लस पॉइंट्स हैं वो बता सकते हैं। तर्क करने में कुशल, बुद्धि वाला आदमी अच्छा तर्क कर लेता है, राइट। ऐसा व्यक्ति अक्सर कानून या न्याय से संबंधित होता है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आप अपना थोड़ा प्लस कर सकते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा अलग हो गया एक तरीके से, है ना। कानून से संबंधित किसी काम में हो सकता है, वकील हो सकता है, जज हो सकता है, और अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने में सुविधा व सहायता होती है। कुल मिलाकर ये बढ़िया मस्तिष्क रेखा होती है, ठीक है। यहाँ से आ रही है तो अच्छी खासी है, ठीक है। टच करा देना, बस यहाँ पे पिक्चर में टच नहीं हो रही, हल्की सी यहाँ टच करा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या पॉइंट कहता है। यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से दूर गुरु पर्वत से आरंभ होकर निकलती है और प्रजापति के क्षेत्र पर चली जाती है, अभी बताती हूँ प्रजापति का क्षेत्र कौन सा है, यहाँ ही देख लेते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, हृदय रेखा, इसके नीचे ये जो क्षेत्र होता है ना, इसको मंगल का क्षेत्र भी कहते हैं, ये प्रजापति का भी है। इसके बाद यहाँ पर ये जो क्षेत्र आया, ये वरुण का क्षेत्र भी कहते हैं, इसको चंद्र का क्षेत्र भी कहेंगे। फिर उसके नीचे यहाँ पर चंद्र का क्षेत्र, मतलब अलग अलग राइटर है ना, वो अलग अलग नाम से बना रहे हैं, बस आपको क्षेत्र समझना है। आप ये समझ के रखो, प्रजापति कहें तो आपको ये वाला पोर्शन देखना है, हृदय रेखा के बाद ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर, यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से दूर गुरु पर्वत यानी कि इस उंगली के नीचे यहाँ से निकले, आरंभ होकर निकलती है और प्रजापति के क्षेत्र तक चली जाती हो, जीवन रेखा से पर्याप्त तो दूरी ही रहती है, तो ऐसा व्यक्ति लापरवाह होता है। लेकिन जीवन रेखा से अब वो कह रहे हैं दूर, ठीक है। जीवन रेखा, जैसे ही जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा अलग हुई तो व्यक्ति हो गया लापरवाह, अहंकारी, ओवर कॉन्फिडेंट। वहीं पॉइंट देखो कहीं ना कहीं वहीं से कनेक्ट हो रहे हैं कि अलग अलग है तो ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है, ओवर कॉन्फिडेंट है तो जिद भी दे सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट आदमी अहंकारी भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के पॉइंट्स आ जाएंगे। वह अपने मत को ही उचित मानता है, अब वही है आई एम द बेस्ट, तो फिर मेरा ही पॉइंट ठीक है उसके हिसाब से। वह अपने मत को ही उचित मानता है, शेष सबको गलत मानता है। दूसरों के द्वारा समझाए जाने पर भी सही बात को अहंकार और पूर्वाग्रह के कारण स्वीकार नहीं करता। पूर्वाग्रह इज समथिंग कि जो मैंने मान लिया वो करेक्ट है, बस मैंने मान रखा है कि भाई ये चीज करेक्ट होती है, तो वो फिर आपकी नहीं सुनेगा, फिर उसके लिए वही चीज करेक्ट हो जाती है। आगे देखते हैं। अति विश्वास होने के कारण अपनी सामर्थ्य से बाहर का काम करने को भी तैयार हो जाएगा। अब उसको ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, अति विश्वास है। कई बार होता है कि कॉन्फिडेंस है, बढ़िया चीज है, लेकिन अति हर चीज की खराब होती है, तो यहाँ पर भी गड़बड़ी कराएगा। स्वभाव उग्र होने के कारण शीघ्र आवेश में आ जाएगा, यानी गुस्से में आ जाएगा, और अपने विरोधियों में कही गई बात या अपने मत का अस्वीकार या तिरस्कार उसे शीघ्र कुपित यानी गुस्से में ला सकता है, और वह तैश में आकर गाली गलौच या मारपीट या हाथापाई तक आ सकता है। भाई ये जो क्षेत्र है ना, अब इन्होंने इसको प्रजापति वर्ड दिया है तो मंगल ही ना। अब यहाँ पर अगर मस्तिष्क रेखा चली जाएगी तो होगा ना गुस्सा तेज व्यक्ति का, यहां से मंगल से आएगी तो भी गुस्सा तेज,
यहाँ मंगल को जाएगी तो भी गुस्सा तेज, तो गाली गलौज कर सकता है, मार पिटाई पे आ सकता है। और मंगल रेखा दाएं हाथ में हो, मंगल रेखा मतलब कि ये जीवन रेखा से अंदर एक रेखा चलती है, ठीक है, ये होती है मंगल रेखा। अगर वो भी हो तो आक्रामकता पे उतर, मारपीट या आक्रामकता पे उतर आने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। उसकी अपीयरेंस भी ढीली ढाली अस्वस्थ सी होती है। इसमें ईर्ष्या प्रतिशोध की भावना बढ़ जाती है और इसे स्वेच्छाचारी होने से किसी का दबाव या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होता। स्वेच्छाचारी अपनी मर्जी से सारे काम करना चाहता है, कोई दबाव में नहीं रहना चाहता किसी के। जब जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से अलग होती है तो हमें पॉइंट बहुत क्लियर है कि भाई ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला है, इसको स्वतंत्रता चाहिए, ये खुद को सही समझता है, हठधर्मी हो गया, क्रोधी हो गया, किसी की खुशामद नहीं पसंद करेगा, खाली बैठना इसे पसंद नहीं है। गुरु पर्वत शुभ हो, अच्छा हो, पिंक हो, उठा हुआ हो तो धार्मिकता, परोपकार और दान की प्रवृत्ति भी आ जाएगी। लेकिन है यही सही इनके लिए, हम ये नहीं कह रहे, ये फिर दूसरों का मत सही समझने लगते हैं। हाँ, कुछ अच्छे गुणों का जो है कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ जाएगा। आगे के पॉइंट में देखते हैं हम क्या कहते हैं। कीरो मस्तिष्क रेखा का जीवन रेखा से सर्वथा पृथक और दूर होना विशेषता स्त्री जातकों के लिए बुरा लक्षण है। मैंने क्या कहा था कि कीरो स्वयं ये बात बोलते हैं कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जब अलग अलग ऊपर से होकर चलती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये मैंने अलग अलग बना के दिखाए थे, ये दोनों अगर अलग अलग होकर चलते हैं तो विशेषता स्त्रियों के लिए तो क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट और अनुशासन का अभाव हो जाएगा। एक तो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं इनकी लाइफ में, दूसरा एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं। शादी किस पे चल रही है, एडजस्टमेंट पे। अब कुछ लोग ये मत लिख देना कि लड़कों को एडजस्टमेंट नहीं चाहिए होता, क्या मैं नहीं कह रही हूँ, कीरो कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि लड़कियों को ना शादी करके कहीं और जाना पड़ता है तो उनका एडजस्टमेंट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अब बढ़ जाता है और वहां पे वो एडजस्ट कर नहीं रही है तो जनरली क्या हो गया, परिवार नामक संस्था चलाने के योग्य नहीं रह जाती है, ऐसा कीरो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वेच्छाचारिता, निर्कुंजता, मनमानी करने का स्वभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बस हुक्म चलाना जानती हैं और स्वयं आराम से बैठ कर रहना चाहती हैं। यदि पति में समझदारी, समन्वय और समर्पण का मदा हो तो क्या होगा, अधिक हुआ तो जैसे तैसे वो कहते हैं शादी निभ जाती है। किंतु यदि वह थोड़ा सा भी स्वाभिमानी या पुरुष के अहम से युक्त हो, यानी कि अगर पुरुष के अंदर अहम आ गया कि भाई मैं भी नहीं झुकूंगा, तो फिर यहाँ शादी नहीं चलती है, तो गृहस्थी का सुख और रस सब चौपट हो जाता है। हाँ, अगर मस्तिष्क रेखा से निकलकर कोई शाखा जो है वो जीवन रेखा से जाकर मिल जाए तो जरूर स्वभाव में परिवर्तन आता है। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो, कुछ इस तरीके से मैं एक शाखा निकाल के मिला देती हूँ जीवन रेखा से, ऐसे माइंड लाइन से कोई शाखा निकले और ऐसे इन दोनों को कनेक्ट करा दे, फिर भी ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा वो कनेक्ट बन गया। लेकिन अगर जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से बहुत दूर चल रही है तो मैंने बहुत सारे डाइवोर्स केसेस में खुद देखा है कि भाई यहाँ पर शादियां नहीं चलती हैं, और अगर चल रही हैं तो मानसिक तलाक कहीं ना कहीं घर में दे ही रखा होता है। आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है, यदि निर्दोष, शुभ, लंबी, गहरी मस्तिष्क रेखा कुछ दूर तक प्रारंभ में जीवन रेखा के बिल्कुल साथ साथ लिपट कर सट कर चले, फिर पृथक होकर प्रजापति के क्षेत्र पर चली जाए। प्रजापति का क्षेत्र यानी कि यहीं पर ही, ठीक है, शुरू में थोड़ा सटकर चल रही है, फिर प्रजापति के क्षेत्र यानी कि इस वाले क्षेत्र में चली जाए, ठीक है, तो या चंद्र पर्वत पे चली जाए यानी कि इस वाले क्षेत्र पर चली जाए, दोनों में से कहीं भी चली जाए तो क्या कहते हैं वो, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी किसी भी बात को सीख लेता है। हमने क्या पॉइंट देखा था, हमने पीछे भी यही देखा था कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का ऊपर का उद्गम स्थान सेम होता है। जब दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होती है तो वो अच्छी मानी जाती है, बुद्धिमान माना जाता है। तो व्यक्ति, तो फिर वहां पे यहाँ पे भी वही पॉइंट आ गया कि चाहे तो वो प्रजापति के क्षेत्र पर चली जाए, चाहे वो चंद्र के क्षेत्र पर चली जाए, ग्रहण शक्ति या धारण शक्ति जो होती है ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है। बुद्धि जो होती है उसकी तेज होती है, वह आत्मविश्वासी होता है, मैंने कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस बहुत होता है, और वो अपने मतलब के प्रति बहुत चौकस होता है, सतर्क रहता है। प्राय वह हर बात, हर विषय बहुत जल्दी सीख लेना चाहता है। बुद्धि अच्छी होगी तो सारे पॉइंट्स हमें मिल ही जाएंगे। लेकिन विचारों की अस्थिरता तथा चित्त की चंचलता के कारण उसमें स्थायित्व का अभाव हो जाता है। कई बार क्या होगा कि विचार बहुत चेंज होंगे उसके, क्योंकि वो सीधी नहीं है, या तो वो हल्की सी इधर झुक के प्रजापति के क्षेत्र पे गई या वो इधर गई, तो जब वो हल्की सी टेढ़ी हो रही है, चाहे इधर के लिए चाहे इधर के लिए, तो विचारों में चंचलता दे देगी, स्थिरता का अभाव दे देगी, स्थायित्व का अभाव दे देगी, और सीखे हुए चीजों को व्यक्ति जो है वो जल्दी भूल जाता है, या विषय के प्रति हम कह सकते हैं उसकी रुचि जो है परिवर्तित होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने इंग्लिश से एमए किया है, लेकिन आपने एमए करने के बाद बोला यार मुझे तो नहीं करना, मुझे लिटरेचर नहीं समझ में आता, मुझे कुछ और करना है, फिर आप पहुंच गए किसी और क्षेत्र में, ठीक है, तो अब आप पहुंच गए पेंटिंग के क्षेत्र में, आपको वो सीखना है, और फिर आपने पेंटिंग का काम कर लिया, कुछ दिन पेंटिंग करी, फिर आपको लगा नहीं यार ये तो बढ़िया नहीं, म्यूजिक करते हैं,
तो ऐसे होता है, कहीं ना रुचि परिवर्तित हो जाती है, इरादों का पक्का नहीं होता, डामाडोल रहता है, परिणाम सफलता कम मिलती है। जब आप अपनी लाइन बार बार चेंज करते हो, परफेक्शन आने में बहुत टाइम लगता है, हम इसे ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, सफलता व्यक्ति को काफी कम मिल जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में गिरो क्या कहते हैं, यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से सटकर प्राय हथेली की चौड़ाई के चौथाई हिस्से तक आ जाए, भाई ऊपर से मिलकर चल रही है और यहाँ मतलब समझ लो चौथाई, ऐसे ऐसे करके ऐसे देख लो, लगभग फर्स्ट फिंगर के ये जो कट है ना, यहाँ से यहाँ तक आ जाए, हम 4 हिस्सों में बांटे तो एक हिस्सा ये हो गया, फिर ये हो गया, एक ये हो गया, तो अगर ये चौथाई हिस्से तक साथ साथ चल रही है, फिर जीवन रेखा से दूर होकर आगे बढ़े हो, तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, शर्मीला हो जाएगा, संकोची हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कम हो गया। अलग अलग चल रही है तो कॉन्फिडेंस ज्यादा था, बहुत ज्यादा मिलकर चल रही है, कॉन्फिडेंस कम हो गया। जिस आदमी में कॉन्फिडेंस कम होता है फिर वो शर्मीला हो जाता है, फिर वो संकोची भी हो जाता है, फिर वो झिझकने वाला भी हो जाता है। आप इस बात को ना बिल्कुल कनेक्ट करते चलो। अतः विशेषतः अपने से बड़ी आयु के लोगों या ऊंचे पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, चौथाई हथेली तक अगर साथ चल रही है तब ये कंडीशन है, अगर टच करके स्टार्टिंग में चल रही है तो ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। चौथाई हथेली तक अगर आगे तो ये कंडीशन है। ऊंचे पद वाले लोगों से बात करने में, उनके सामने आने में शर्माता है, संकुचाता है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस बंदे को, है ना, झिझकता है, स्वयं को छोटा मानते हुए वह उनसे अधिक वार्तालाप नहीं करता, बात नहीं करता, बहुत ज्यादा झिझक रहती है। इसी झिझक के चलते वह अपनी कठिनाई, बीमारी, मजबूरी, दयनीय परिस्थिति के विषय में किसी से कुछ नहीं कहता। उसको कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हम तो एक वर्ड में बोले तो कॉम्प्लेक्स आ जाता है ऐसी स्थिति में कि अगर चौथाई हथेली तक मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ चल रही हो, ठीक है, और अभी तो चुपचाप तकलीफ झेल लेता है। यदि किसी कारणवश उसकी गोपनीयता दूसरों तो प्रकट हो जाए, मतलब अगर मान लो कहते हैं ना कि हम हमारी गरीबी से दुखी नहीं है, बट हम गरीब हैं, ये किसी को पता ना चल जाए, या मेरी नौकरी चली गई, मैं इस बात से इतनी दुखी नहीं हूँ, लेकिन अगर सामने वाले को पता चल गया तो नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वहां वो परेशान है। अपनी गोपनीयता दूसरों पर प्रकट हो जाए तो इसमें वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है, और भी शर्मिंदगी महसूस करता है। अपनी इस स्व केंद्रित या सेल्फ स्टैंडर्ड प्रवृत्ति के कारण ऐसा व्यक्ति किसी के विशेष संपर्क में ना रहकर एकांत में रहना पसंद करता है। जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो व्यक्ति ज्यादा लोगों के बीच में नहीं जाना पसंद करता, तो फिर वो एकांत में रहना पसंद करता है। ये अपना भोजन, शयन, पठन माने पढ़ने का काम एकांत में ही पसंद करते हैं। अतः किसी अतिथि आदि के एक दिन भी इनके कक्ष में साथ रहना उन्हें अखरने लगता है कि भाई नहीं, मेरे को नहीं रहना किसी के साथ। होता है ऐसे बच्चे होते हैं ना कि नहीं मम्मी मेरे रूम में ना आना, ना मैं किसी को नहीं रखूंगा अपने कमरे में, तो ये चीजें हो जाती हैं। अपना भेद तक अपने तक ही रखना चाहते हैं, इनकी ये आदत होती है। अतः ना ये किसी का विश्वास करते हैं और ना ही किसी विश्वास पात्र बनना इन्हें पसंद होता है। ना तो खुद विश्वास करते हैं, ना इन्हें ये पसंद होता है कि मतलब मुझे अपनी कोई ऐसी बातें बताए, भाई मुझे नहीं सुननी तेरी ऐसी गोपनीय बातें, अपने तक ही रख, ठीक है। विश्वास पात्र भी बनना नहीं पसंद करते। ऐसा व्यक्ति योग्य और बुद्धिमान होते हुए भी अक्सर भाग्य का सहयोग नहीं प्राप्त कर पाता। यानी कि कुल मिलाकर हमने क्या कंक्लूड किया कि चौथाई हाथ तक अगर मस्तिष्क का जीवन रेखा मिलकर चल रही है, विच इज नॉट अ गुड पॉइंट। यहाँ पर आत्मविश्वास कम, और जो आत्मविश्वास कम वाले व्यक्ति के पॉइंट्स होंगे सब हम डाल रहे हैं। वो शर्मीला भी हो गया, संकोची भी हो गया, उसको अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं बतानी है, किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी, किसी की प्रॉब्लम्स उसको भी नहीं सुननी है बहुत ज्यादा। आप अपनी ऐसी गोपनीय बातें मुझे बताओ, मुझे वो भी नहीं सुनना, तो उस तरीके की चीजें हो जाती हैं। इसका कारण उसकी झिझक और अंतर्मुखी रहना ही है। इंट्रोवर्ट हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। आगे चलते हैं। 14 पॉइंट क्या कह रहा है, यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा सटकर चली हो, हथेली के मध्य तक आ जाए, ये तो बहुत ही कम कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अगर सेंटर तक, यहाँ तक कि बिल्कुल लिपट कर चल रही है, सट कर चल रही है, तो फिर यहाँ पर ये देखो कहीं ना सेंस ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष हो सकता है। आपके नेत्र में दोष हो सकता है, कि कान में, नाक में, वाणी में और त्वचा में, ज्ञानेंद्रियों का दोष हो सकता है। अब ये देखो, अब ये पॉइंट आपको कहीं भी मिलता है, किसी का आपने ऐसा देखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्राय ये दोष अंधे काने लोगों में देखा जाता है। यह सही तथा स्वतंत्र फैसले नहीं ले पाते। देखिए, एक व्यक्ति जिसको सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से निर्णय नहीं ले सकता, ठीक है ना। कहीं ना कहीं स्वतंत्र फैसला लेने में उसको दिक्कत आएगी। वह अपने निर्णयों के लिए बड़ों पर ही निर्भर करता है। हमें ये समझ में आया कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा जितनी अलग है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ज्यादा अलग है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। साथ है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा साथ है, कॉन्फिडेंस कम, और ज्यादा साथ है तो सेंस ऑर्गन्स का प्रॉब्लम, और ज्यादा कॉन्फिडेंस लो, निर्णय लेने की क्षमता और ज्यादा कम हो जाएगी, बड़ों पर ज्यादा निर्भर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 15 में गिरो कहते हैं कि यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से पृथक पृथक ही चलती हो, किंतु प्रारंभिक स्थान के निकट ही कोई छोटी सी उदर्भ रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलकर गुरु पर्वत पर आ जाए, तो ऐसे लक्षण वाला किसी की परवाह नहीं करता। यानी कि हमने यहाँ पर देख लिया कि
अलग अलग चल रही है, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से पृथक पृथक ही चलती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग ही है। किंतु प्रारंभिक स्थान से क्या हुआ, मस्तिष्क रेखा यानी कि हमारी माइंड लाइन से एक रेखा निकले और गुरु के पर्वत पे चली जाए, माइंड लाइन से एक लाइन निकले और गुरु के पर्वत इस पॉइंट पर चली जाए, निकलकर गुरु पर्वत पर आ जाती है, तो ऐसा लक्षण वाला किसी की परवाह नहीं करता। जैसे ही गुरु की तरफ बढ़ती है ना कोई रेखा, तो अहंकार को बढ़ा देती है। आप अहंकारी हो तो आप किसी की परवाह नहीं करोगे, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे, किसी की परवाह नहीं करता, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर बंदा जो होता है ना, ये जब इस तरफ पहुंचती है तो व्यक्ति, ये भी बात आती है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, सुशिक्षित होगा, विद्या प्रेमी होगा, हमारे यहाँ प्लस पॉइंट भी आ गए गुरु वाले, है ना, अध्ययन प्रिय होगा, स्वास्थ्य स्वाध्याय करने वाला होगा, खुद पढ़ने वाला होगा, साहित्य और कलात्मक अभिरुचियों वाला होगा, और प्राय कवि, लेखक, कलाकार, अभिनेता, संगीतकार आदि हो सकता है। चरित्रवान होता है, यानी कैरेक्टर अच्छा हो सकता है। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होता है, उच्चाभिलाषी होता है, यानी कि उसको कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना है, उसकी ये कहीं ना कहीं अभिलाषा होती है। देखिए पहले तो जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग हुई तो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस दे गई, फिर मस्तिष्क से एक शाखा निकली और गुरु जैसे माउंट पर चली गई, तो वहां उसको विद्वान भी बना रही है। अब गुरु से मस्तिष्क रेखा नहीं है, गुरु पर मस्तिष्क रेखा की एक शाखा गई है, ठीक है ना, तो विद्वान भी बना रही है, सुशिक्षित भी बना रही है, विद्या प्रेमी भी बना रही है, अध्ययन प्रिय भी बना रही है, आपको कवि भी बना रही है, लेखक भी बना रही है। इस तरह के कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। उनका रहन सहन सीधा साधा होता है, और किंतु वो अपने ढंग का होता है, मतलब बेसिकली उनको जो अच्छा लगता है वो उसी हिसाब से रखते हैं उसको। उपरोक्त गुणों और विशेषताओं के फलस्वरूप उनमें गर्व और अभिमान बढ़ जाता है। देखो जैसे ही आपका संबंध बनता है ना गुरु के पर्वत से, तो अभिमान को ना कहीं दिखाता है, घमंड, अभिमान, गर्व, है ना, सब सिनोनियम वर्ड्स ही हैं लगभग, वो बढ़ जाता है। ऐसे लोग श्रेष्ठता बोध या अति आत्मविश्वास के कारण और उसे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं कि भाई आई एम द बेस्ट, वही आ गया प्रभाव। अतः ऐसे दूसरों को निर्देश या आदेश देने की आदत हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप स्वभाव जो हो जाएगा वो हुक्मरानों जैसा हो जाएगा, हुक्म देना इनको ज्यादा आ जाता है ना, हुक्मरानों जैसा हो जाता है, सहजता और सरसता की कमी आ जाती है, या कोई ना कोई झंझट इनके जीवन में हमेशा बना रहता है, हुक्मरानों जैसा हो जाता है। परिणाम स्वरूप गृहस्थ जीवन यानी वही फैमिली लाइफ खराब होती है, वो खराब हो जाएगी, सरसता की कमी आ जाएगी, कोई ना कोई झंझट बना रहता है। यद्यपि ऐसा व्यक्ति कृतज्ञ होता है, दूसरों का एहसान कभी नहीं भूलता। यहाँ ये हम प्लस कर लेते हैं पॉइंट कि अगर मस्तिष्क रेखा से शाखा गुरु पर्वत की तरफ गई, हाँ आपका एहसान मान लेंगे वो लोग, है ना, इतना मान लेंगे, बुद्धिमान भी होंगे, इंटेलिजेंट हो गए हमारे, लेकिन खुद को बेस्ट भी समझते हैं, लेकिन कृतज्ञ भाव भी रखते हैं, है ना, तो अच्छे बुरे सब पॉइंट सारे हमारे मिक्स हो रखे हैं। दूसरों का एहसान कभी नहीं भूलता, शीघ्र उसको ये होता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए एहसान, तो मैं जितना जल्दी होगा उसको एहसान को उतार दूंगा, ठीक है, वो एहसान नहीं भूलता। उसके बाद परंतु यदि कोई अपने एहसान को जताकर इस पर भावनात्मक दबाव बनाकर अपना काम कराने का प्रयास बार बार करे, तो उसे ये सबक सिखाए बिना नहीं रहते और उससे झगड़ बैठते हैं। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यदि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग अलग हो, है ना, और मस्तिष्क से शाखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाए, कंडीशन तो ऊपर वाली है, और भाग्य रेखा अनुकूल ना हो, बस यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दी कि भाग्य रेखा भी बढ़िया नहीं है, लक लाइन। भाग्य रेखा कौन सी होती है, मैं हाथ में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। कोई भी रेखा, ये जो भाग्य रेखा है, कोई भी रेखा जो शनि के पर्वत पे जाएगी वो आपकी भाग्य रेखा होती है, यहाँ तक, ठीक है। कोई भी रेखा कहीं से भी आ रही हो, मंगल के क्षेत्र से आ रही हो, शुक्र के क्षेत्र से आ रही हो, फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो शनि यानी सेकंड फिंगर के नीचे जा रही है तो वो भाग्य रेखा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर पॉइंट बनता है, यदि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग अलग हो और मस्तिष्क रेखा से शाखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती हो, भाग्य रेखा अनुकूल ना हो, अपनी आजाद ख्याली के कारण व्यक्ति अपने माता पिता भाई बहनों तक से उसकी नहीं निपटी। हम बार बार एक ही पॉइंट की बता रहे हैं कि भाई मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा अलग है, तो ये बंदा किसी की नहीं सुनता। अब खराब है, भाग्य रेखा भी खराब हो गई, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा तो पहले ही अलग अलग थी, और शाखा निकल के गुरु के पर्वत की तरफ जाएगी तो फिर वही श्रेष्ठता बोध बढ़ जाएगा, अभिमान बढ़ जाएगा, गर्व बढ़ जाएगा, घमंड बढ़ जाएगा, तो अपने पराये सभी से इसका वैचारिक मतभेद रहेगा। मस्तिष्क रेखा को भाग्य रेखा का सहयोग ना मिल पाने के कारण, तो भाग्य रेखा थोड़ी अच्छी हो जाए चलो तो भी गनीमत है, लेकिन अगर उसका सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है तो उस कारण व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य कभी नहीं मिल पाता। मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों को क्या होता है कि भाई बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली, अब इनकी इतनी सारी इच्छाएं हो गई कि मेरे को पता नहीं क्या ही अचीव करना है लाइफ में, और वो नहीं मिल पाता, तो फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर उसे मजबूरन जीवन यापन के लिए अपनी योग्यता से भिन्न कार्य ही करने पड़ते हैं, जिससे वह उदास, दुखी, निराश, खिन्न
जितने नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, असंतुष्ट यानी डिससेटिस्फाइड, वो आप जोड़ सकते हैं, रहता है, और उस पर भाग्य की प्रतिकूलता उसे अधिकांश कार्यों में असफल कर देती है या इच्छा के विपरीत फल देती है, जिससे उसे जीवन भार प्रतीत होने लग जाता है। जीवन ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं कितनी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है ना, सारी प्रॉब्लम क्या मेरी ही लाइफ में, ऐसा लगने लग जाता है। चलिए देखते हैं आगे। यदि मस्तिष्क रेखा साफ, स्पष्ट, गहरी, पतली, लंबी, निर्दोष हो तो व्यक्ति को धार्मिक, परोपकारी, तीव्र बुद्धि वाला, प्रकृति प्रेमी, खुले स्थानों में रहना पसंद करने वाला, सरस व कोमल प्रकृति का और विश्व बंधुत्व का हिमायती और प्राय समुद्री यात्रा करने वाला बना देती है। मस्तिष्क रेखा कैसी? साफ, स्पष्ट, गहरी, पतली, निर्दोष, मैंने कहा मोटी रेखाएं अच्छी नहीं होती, पतली हो, निर्दोष मतलब उस पर कोई तिल नहीं है, उस पर जाल नहीं है, वो टूटी फूटी नहीं है, उस पर द्वीप नहीं है, यानी कुल मिलाकर एक साफ सुथरी अच्छी मस्तिष्क रेखा होगी तो प्रकृति भी अच्छी होगी, विश्व बंधुत्व का हिमायती यानी कि उसका नेचर भी अच्छा है, सबको लेकर चलने वाला है, पूरी दुनिया को साथ लेकर चलता है, हाँ समुद्री यात्राओं वाला बना देता है। ठीक है, चलो धार्मिक है, परोपकारी, अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर जोड़ देंगे। यदि मस्तिष्क रेखा सर्वगुण संपन्न हो और अपनी समाप्ति पर हृदय रेखा की ओर उठ जाए, यहाँ देखो ऐसे, ये देखिए ऐसे इस तरफ चली गई, ये हृदय रेखा है, अब यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई ना, बहुत आसान हो जाएगा। ये हृदय रेखा है और ये यहाँ से इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है, तो व्यक्ति में पद प्राप्ति और धन प्राप्ति की लोलुपता को उकसाने वाली होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति को ना बहुत ज्यादा ही रहता है कि भाई मेरे को ना पर्टिकुलर पोस्ट मिल जाए, मेरे को ये पद मिल जाए, तो उस चीज का पद का लालच इस व्यक्ति के अंदर और धन का लालच बढ़ जाएगा। अब अगले पॉइंट में ये टच कराएंगे हृदय रेखा को, मस्तिष्क रेखा को ऐसा टच कराएंगे हृदय रेखा से। अगर मस्तिष्क रेखा मुड़कर हृदय रेखा को नीचे की तरफ से छू ले, ये देखिए यहाँ से ऐसे टच करके, ये लक्षण दिल या भावना के मामले में धैर्यहीन बना देता है। कीरो ऐसा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति में पेशेंस कम हो जाएगा, ठीक है, उसको दिल या भावना उसके दिमाग या विचारों पर प्रेम के मामलों में हावी होकर उसे बेसब्र बना देगा, उसे जल्दबाज बना देगा। यहाँ पर जीवन साथी या प्रेमी के प्रति व्याकुलता बढ़ जाती है, उस वजह से व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। देखो अब आत्महत्या जैसा बड़ा वर्ड ना हमें प्रेडिक्शन में इतनी जल्दी यूज नहीं करना है, मगर हाँ हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति प्रेम में बहुत ज्यादा बह जाता है। ऐसे लोगों की लव मैरिज भी देखी जाती है। मंगल पर्वत अगर आपराधिक सहारा दे रहा हो, अगर मंगल पर्वत किसी का यानी कि ये वाला माउंट बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो गया, कोई नेगेटिव साइन आ गया, हाँ तब कई बार ऐसा होता है कि जीवन साथी या प्रेमी की हत्या भी कर देते हैं, फिर कहते हैं हम दोनों साथ में आत्महत्या भी कर लेते हैं। वो होता है ना कि फिर मिलेंगे अगले जन्म वाला हिसाब किताब बना लेते हैं, तो ऐसा होता है। बट डेफिनेटली बहुत ही खराब एक स्थिति बनती है। हाँ लेकिन ये है कि जीवन मस्तिष्क रेखा अगर केवल हृदय रेखा को टच कर गया तो बहुत मामलों में व्यक्ति जो है ना कहीं प्रेम के मामले में ना भावुक ज्यादा हो जाएगा, लव मैरिज दे देगा, प्रैक्टिकली तो यही देखा जाता है। मगर मंगल का निगेटिव प्रभाव आ गया तो फिर ये सब भी हो जाएगा, फिर वो डर पिक्चर का शाहरुख खान बन जाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। 20 पॉइंट तक ही करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 90 के आसपास पॉइंट है तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा नहीं तो। यदि मस्तिष्क रेखा वरुण क्षेत्र, उधर्व चंद्र क्षेत्र, वरुण का क्षेत्र कौन सा हुआ देखो, ये हमने कहा ये मंगल का क्षेत्र है, इसी का नाम प्रजापति का क्षेत्र है, इसके नीचे का क्षेत्र ये उधर्व चंद्र कहलाता है, इसी को वरुण का क्षेत्र भी बोलते हैं। यहाँ पर आ जाए, इस तरफ झुक जाए, साफ व स्पष्ट हो तो व्यक्ति की भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। बहुत बढ़िया पॉइंट। अगर मेरी मस्तिष्क रेखा चल रही है और यहाँ पर वरुण पर्वत पर यहाँ पर आ रही है, ठीक है, पिक्चर में नहीं है, देखते हैं, हाँ यहाँ आ रही है, ये देखिए ये हृदय रेखा है, यहाँ से निकाल देते हैं हम, ठीक है, इसके ऊपर वाला पोर्शन ये मत समझ लो मंगल का क्षेत्र हो गया है, प्रजापति बोल लो। अब ये दिखाया हमने वरुण के क्षेत्र पर, ठीक है, बीच वाले, और नीचे आप पहुंच जाएंगे चंद्र के क्षेत्र पे। तो अगर बीच में यहाँ तक आ जा रही है तो क्या होगा, व्यक्ति का अपनी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, लेखन कला उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, काव्य शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, पोयम बहुत अच्छी लिख सकता है, कल्पना शक्ति, अब पोयम लिख सकता है तो कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाएगी, साहित्य प्रेमी बन जाएगा, अनेक भाषाओं को जानकार बन जाएगा, संगीतज्ञ अच्छा बन सकता है, मातृभाषा पर विशेष महारत हासिल हो सकती है। परंतु प्राय ऐसा व्यक्ति धनी ना होकर निर्धन हो जाता है। अरे बहुत सारे, हमारे देश का तो वैसे भी ये दुर्भाग्य है, हाथ तो खैर हमारे देश के हिसाब से नहीं बना है, बट ऐसा होता है कि जो लोग बहुत अच्छे पोएट हैं या बहुत अच्छे राइटर्स हैं वो कई बार बहुत अच्छा धन नहीं कमा पाते। तो धन के मामले में वैसे मैं आपको जो पर्सनल सलाह दूंगी वो धन के मामले में सीधा आपको भाग्य रेखा देखनी चाहिए। यहाँ हम इतने पॉइंट तो ले सकते हैं कि भाषा पे अच्छी पकड़ होगी, इस व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी, ये प्लस पॉइंट ले लो। लेकिन धन वाला पॉइंट आपको जब भी देखना है तो वो आप देखो भाग्य रेखा से धन बहुत क्लियर समझ में आता है, ठीक है। तो निर्धन बताया उन्होंने, कहा कि उसकी कृतियों और रचनाओं का श्रेय भी उसको मरणोपरांत मिलता है, मतलब मरने के बाद ही उसको लोग क्रेडिट देते हैं। तो कितना हो गया, 44 मिनट्स के ऊपर का वीडियो हो गया है।
चलो तो बस अभी इतने पॉइंट ही करते हैं, 20 पॉइंट करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।